हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है नेट जेआरएफ का उसकी आप तैयारी भी कर रहे होंगे और उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए, आपकी तैयारी बेहतर हो सके और एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज कर सकें। तो हम लोग कॉमर्स का प्रीवियस पेपर स्टार्ट किए हैं जो कि 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है आज 2012 का दिसंबर के पेपर सेकेंड पेपर। जानते हैं कि सेकेंड पेपर जो होता था वो हमेशा से ही ऑब्जेक्टिव होता था, थर्ड पेपर भी ऑब्जेक्टिव जून से होने लगा था। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट पेपर जीएस है उसके अनुसार पढ़ते हैं, जो कॉमन होता है टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, उसको भी कवर करेंगे बाद में जा करके आगे। लेकिन अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड अबाउट प्रीवियस पेपर ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स प्रीवियस पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं और ये जो पेपर है ये कब किस ईयर का है? दिसंबर 2012। ओके, इस समय का ये पेपर है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, क्या पढ़ाना है, किस चीज़ से पढ़ाना है, तो आप बता भी सकते हैं। ओके, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो होना ही चाहिए पढ़ाने में भी, कंटेंट में भी, क्या चीज़ें और बताई जा सकती हैं तो आप बता सकते हैं क्लियरली होकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ पर कोई भी सर्वज्ञ नहीं है जो कि सब कुछ जानते हुए है। बस फिर से एक लाइन मैं बोल रहा हूँ पढ़ाने से पहले कि जो भी क्वेश्चन आए 50 क्वेश्चन, उसमें से ऐसे मान के चलिए कि यदि आपका 40 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहा है, बहुत अच्छा से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समझिए कि आप बहुत अच्छे हैं। 10 क्वेश्चन किसी को नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखिए, इवन हमको भी सेंड कर दिया जाता है वहाँ पे, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम सभी के स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते हैं कि हमको मैनेजमेंट भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आती है, स्टैटिक्स भी आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आता है, सब कुछ आता है। जो कि पेपर बना लो तो अलग अलग पेपर बना रहा है। वो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट है तो इकोनॉमिक्स का ही बना रहा है, जो फाइनेंस का एक्सपर्ट है केवल फाइनेंस का बना रहा है। तो वो तो एक्सपर्ट बना रहा है, लेकिन हम तो एक्सपर्ट नहीं है ना, हम तो जर्नलाइज हैं। इसीलिए जो टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट मेहनत करते हैं। जिस मान लीजिए मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ, फाइनेंस में 2 क्वेश्चन हमको बनना है, बहुत हार्ड बना दूंगा, लेकिन पढ़ना तो उसको सब सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए चीज़ें उसी हिसाब से सोची जाती हैं। तो सभी क्वेश्चन तो आपको ध्यान नहीं रखना है कि अरे सब क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, हम क्या करें। नो, जो हार्ड है उसको छोड़िए, ईजी है ईजी को और पढ़ने की कोशिश करिए, किस प्रकार सही कर सकते हैं उसको कोशिश करिए। ये सबसे फंडामेंटल है। प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हार्ड है, हार्ड पर ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। नो, इसको हटा दीजिए। 10 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बाद दिमाग लगाइए, किस तरह सही कर सकते हैं, कैसे पढ़ें, क्या करें, प्रीवियस पढ़ें, बुक्स पढ़ें, नोट्स पढ़ें, क्या पढ़ें, केवल इसके लिए हटा दीजिए। यदि 100 क्वेश्चन आ रहा है उसमें से 20 क्वेश्चन हटा दीजिए, 20 क्वेश्चन के पीछे मत पड़िए। ओके, मीन्स हर सिलेबस से 2 क्वेश्चन, 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट में से हर यूनिट से 2 क्वेश्चन हटा दीजिए। वो हार्ड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसके पीछे मत पड़िए कि अच्छा वो कहाँ से ना रहा है, नहीं रखी, उतनी मेरिट जाने ही नहीं है। 80 क्वेश्चन थोड़ी मेरिट जाने हैं जो आप परेशान चल रहे हैं। मुश्किल से 65 to 70 जानी है, आपको 15 क्वेश्चन का रेंज मिल ही रहा है। 80 से 10-15 क्वेश्चन सही गलत करिए, 65-70 रुक जाएंगे, जेआरएफ नेट हो जाएगा सब, कितना ईजी है। लेकिन हम लोग यही काम किए थे तब जाके नेट जेआरएफ हुआ था। हम लोग हार्ड क्वेश्चन को ध्यान नहीं रखते थे, चलो हटो, समझ रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि हार्ड क्वेश्चन है ये हमारे लिए नहीं है, छोड़िए ये कोई नहीं हल कर पाएगा। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, टीचर से जाके मार्केटिंग जो पढ़ाते उनसे पूछते नहीं बता पाते थे। आपको हकीकत बता रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, नाम भी मैं ले रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो 25-30 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हम लोग जा करके सब्जेक्ट क्वेश्चन लेके जाते थे, पूछे तो नहीं बता पाते थे। सोच लीजिए, इस लेवल पेपर बनता है। तो क्या हम सब कुछ बता पाएंगे, आप सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हार्ड क्वेश्चन चक्कर मत रहिए, ईजी को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करिए, एक्यूरेसी रखिए। अगर 40 क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है तो 40 क्वेश्चन हो, 60 हो तो 60 हो, बढ़िया सा जो हमारे रेंज में आ गया उसको सही करना है, राइट। तो ये तो कुछ बातें थी जो कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ना बोलूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये सब जरूरी है, पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, इसलिए मैं बोल दिया।
देखिए यहाँ पर क्या है, जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ऐसे समझिए कि जीडीपी डायरेक्ट टैक्स है और माइनस सब्सिडीज है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन गलत यह है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी एमपी होना चाहिए था, मार्केट प्राइस, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्वेश्चन क्यों गलत समझ नहीं होता, इसका एक्चुअल में होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ओके, ये क्यों हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स सब्सिडी समझ लीजिए, कोई जैसे मान लीजिए कोई मार्केट की वैल्यू 100 रुपये है, उस पर मान लीजिए कोई डायरेक्ट टैक्स लगा दिया, डायरेक्ट टैक्स मान लीजिए लगा करके 90 रुपये का था, उसको 10 रुपये टैक्स लग गया, 100 रुपये हो गया था, तो इसको कहा जा रहा है कि 10 रुपये घटा दीजिए, जो पहले लगाए थे डायरेक्ट टैक्स उसको घटा दीजिए, प्लस मान लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु बनने वाली थी, सपोज दैट, और इसको सब्सिडी लगा करके 60 में बेचा जा रहा है, गवर्नमेंट क्या कि 100 रुपये की वस्तु को 60 रुपये बेच रही है, तो कितना सब्सिडी हो गया, 40 रुपये, तो ये कहा जा रहा है कि 40 रुपये इसमें जोड़ दीजिए। ओके, तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 140 130, ऐसे, सॉरी 100 माइनस 170 आ गया। ओके, 40, तो इस टाइप से क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, तो इसलिए ये सही है लेकिन एमपी यहाँ होना चाहिए था। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सही हो सकता था बट मार्केट प्राइस होना चाहिए था। व्हिच वन इज नॉट ए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया, फिजिकल पॉलिसी जानते हैं किसके द्वारा बनाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिकल पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, सरकार के द्वारा, जबकि मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, आरबीआई के द्वारा। ओके, मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा। ओके, यही पूछा जा रहा है कि राजकोषीय नीति में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सब कुछ है, ये वाला नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी मेंटेन करना मौद्रिक नीति का काम है, राइट। नेक्स्ट है, व्हिच वन इज नॉट एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, जानते हैं इन्वायरमेंट कई बार से बता चुका है, इन्वायरमेंट दो टाइप से होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट फुल कंट्रोल होता है, कंट्रोल, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर कोई भी डिपार्टमेंट से कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज जैसे कि पॉलिटिकल कोई चेंज हो रहा है, कोई इकोनॉमिक चेंज हो रहा है, कोई ग्लोबलाइजेशन में चेंज हो रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उसके अनुसार ढलना पड़ेगा, चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, मनी एंड कैपिटल मार्केट, पर्सनल कैपेबिलिटीज, तो ये क्या है, जैसे मनी एंड कैपिटल मार्केट, इसको आप नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि कैपिटल मार्केट है, मार्केट के अनुसार होगा, वो आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये दैट इज इंटरनल। देखिए जैसे मार्केटिंग कैपेबिलिटीज क्या हमारी है, क्या हमारा स्ट्रेंथ है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी क्या है, कैसे हम संचालन करते हैं, पर्सनल कैपेबिलिटी हमारी पर्सनल व्यक्तिगत कैपेबिलिटीज क्या है, ये सब इंटरनल है, बट मनी एंड कैपिटल मार्केट इज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच 4 बेनिफिट्स अवेलेबल टू द कंट्रीज इन फ्रॉम एमएनसीज, इसका पूछने का तात्पर्य यह है एमएनसी जो कंपनी होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको प्रॉफिट क्या होता है, कि अगर वो आती हैं तो पहला पर क्या है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सही है, लर्निंग टू बिजनेस मैनरिज्म, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग, क्रिएशन जॉब, एंटरटेनमेंट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनहेंस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंप्रूवमेंट कंपटीशन इन लोकल, देखिए तो ये वाला सही हो सकता है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ जॉब, बेटर यूटिलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन इन लोकल इकोनॉमी, देखिए इसमें क्या है, लर्निंग ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इसका कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं, कोई मतलब नहीं है, इंटरटेनमेंट का कोई महत्व नहीं है, तो इन्हेंसिंग सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल कॉन्टैक्ट से कोई मतलब नहीं, तो ये चीज़ें छोड़ देंगे और जो चीज़ें होंगी उसको आप सही कर लेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन डज नॉट क्राइस
environment degradation does not consist of land degradation and soil erosion, problem of organized overgrazing and ecological degradation, floods, none of the above, मीन्स सब है। इरोजन सब जगह होता है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है, which one of the following concept is used a fund in the preparation of fund flow statement? तो वर्किंग कैपिटल जानते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, उसी को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, राइट। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग क्या है? विंडो ड्रेसिंग समझिए, विंडो ड्रेसिंग मीन्स दिखावटी, नहीं समझा तो ऐसे लिख लीजिए, इसको दिखावटी करना। ओके, दिखावटी मीन्स कि जो रियल सिचुएशन है उसको ना दिखा करके जो पब्लिक देखना चाहती है उसको दिखाने को विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है, कि खिड़की है उसको ड्रेसिंग कर रहे हैं। ओके, इससे लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि डिप्रिसिएशन है, जानते हैं पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, इससे क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, होता है कि नहीं। अगर डिप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर देंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा। तो डिप्रिसिएशन कम चार्ज के प्रॉफिट को दिखा सकते हैं कि नहीं, इसी को विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और ये किस कन्वेंशन के अनुसार इसको हटाया जाता है कि कोई भी कंपनी विंडो ड्रेसिंग नहीं करेगी, मीन्स जो एक्चुअल है उसी को दिखाएगी, न कि हाई प्रोफाइल में या बढ़ा चढ़ा करके दिखाएगी। ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर है, प्रकटीकरण की अवधारणा है। ओके, कि प्रकट करना है, ये बताया गया है, इसलिए सभी कंपनी को विंडो ड्रेसिंग को रोकने के लिए कन्वर्जन ऑफ डिस्क्लोजर यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल्स एम्प्लॉयड नोन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंसर्न। ओके है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस का हम प्रयोग इसीलिए करते हैं ताकि फाइनेंशियल हेल्थ को, कंसर्न को जाना जा सके। रेशियो एनालिसिस इज नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू द टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये भी सही है कि केवल एक नहीं है। देखिए, ओनली, नॉट ओनली होता नहीं, बस नॉट हट जाता तो ये गलत हो जाता है। ओके, क्योंकि ओनली नहीं हो सकता है। ओके, कहीं पर भी ओनली शब्द है हटा दीजिए, नॉट होना चाहिए तभी वो सही होगा। तो इसका मतलब क्या है, असर्शन और रीजनिंग दोनों सही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू मेजर्स इज नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंसर्न। तो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या क्या है, इसको देखते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। और क्या पूछा जा रहा है, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पूछा जा रहा है, नॉन फाइनेंशियल। तो इकोनॉमिक्स इसको हटा दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉन परफॉर्मेंस कंसर्न है। ओके, तो इसको हटा देंगे, जो ऑप्शन होगा उसको आप सही कर लेंगे। ओके, ऐसा नहीं लगता ना कि ऑप्शन बताना जरूरी है। मैं देखिए ऑप्शन इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि ऑप्शन तो आना नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई ऑप्शन आ जाएगा कि ए वाला होगा कि बी वाला होगा, ऐसा नहीं होना है। तो केवल जो कंटेंट है उसको पढ़िए, उस पर फोकस रखिए कि इसके लिए सर क्या बोल रहे हैं, इसको हमको ध्यान रखना है। ओके, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ऑप्शन बोल दूंगा कि बी सी क्या सही है। ओके, लेकिन आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पार्टीज, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टनर हु हैव ग्रांटेड लोन्स, partner who have contribute over and above profit sharing. Arrange then correct sequence in the event dissolution of the firm. Dissolution means कोई कंपनी फर्म है वो समाप्त हो रही है, तो पैसे का पेमेंट की बात पूछ रही है कि जो पेमेंट होगा उसका सीक्वेंस बताइए। ओके, तो पेमेंट में जो सीक्वेंस है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड, पार्टनर्स ऑफ हु हैव पार्टनर्स, ये सीक्वेंस ठीक है। इससे पहले एक चीज और ध्यान रखा था, 1 2 3 जो भी होगा आप इसमें सही कर लेंगे। ओके, ये वाला मान लीजिए, लेकिन इसके पहले एक और चीज है, लिक्विडेटर डेटर। ओके, लिक्विडेटर आ जाए तो इससे पहले लिख लेना है, क्योंकि सर्वप्रथम जो लिक्विडेट करता है, जो समापन कर रहा होता है, वो पहले अपने ले लेता है। ओके, उसके बाद सिक्योर्ड लोन, जैसे डिवेंचर वाले हैं उनको, अनसिक्योर्ड लोन जो अनसिक्योर्ड रखे हैं उनको, फिर पार्टनर्स हु हैव ग्रांटेड लोन, जो पार्टनर्स लोन दिए हैं उनको, उसके बाद लास्ट में बचेगा तो जो सब बचेंगे उनको दिया जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखे रहिए। नेक्स्ट है, व्हिच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कौन सी इकोनॉमिक्स विचारधारा है, जानते हैं इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव विचारधारा है,
पॉजिटिव है, माइक्रो है, मैक्रो है। नॉर्मेटिव मीन्स कि नॉर्मल तरीके से कुछ सब कुछ देखी जा रही है, राइट। पॉजिटिव मीन्स ये काज एंड इफेक्ट पॉजिटिव का है, राइट। बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज क्यों होता है माइक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो मीन्स क्या है, जब आप एक यूनिट का अध्ययन करते हैं तो माइक्रो, और जब होल उसी प्रॉब्लम को होल तरीके से देखते हैं तो ये माइक्रो कहा जाता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट पूरा कंट्री के लिए देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मान लीजिए कि कोई फर्म है, ओके, फर्म किस तरह से प्रोडक्शन करे, कितनी से प्राइसिंग करे, किस तरह से एडवर्टाइज करे, दैट इज माइक्रो, ओके। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल costing and differential cost do not convey the same meaning in the all circumstances। तो सही बात है, मार्जिनल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट ये हमेशा जो है एक साथ मीनिंग कन्वे नहीं करता है, ओके, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट भी जुड़ा होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी जुड़ा होता है। इसलिए डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। तो डिफरेंशियल कॉस्ट मीन्स ऐसे समझो वेरिएबल कॉस्ट, ओके, वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर डिफरेंशियल कॉस्ट मीन्स ऐसे समझना कि वेरिएबल कॉस्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंशियल कॉस्ट के बराबर नहीं मीनिंग होता है। सही बात है, हमेशा मीनिंग थोड़ी होगा, क्योंकि उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी जुड़ा होता है, इसलिए ये दोनों सही है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग, ओके। किस प्रकार से प्राइसिंग की जाती है, कोई भी गुड्स है उस गुड्स की प्राइसिंग करना हो तो कैसे होगा, इसकी बात की जा रही है। तो फर्स्ट पर क्या करते हैं, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव क्या है, ज़्यादा सेल करना है कि मार्केट में कंपटीशन बनाया, जियो बनाया सस्ता करके फिर फ्री करके आप मार्केट बना लिया, इस टाइप क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद प्राइसिंग मेथड्स, नहीं प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्राइसिंग डिसीजन। तो आफ्टर दैट तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे, ओके। थर्ड पर क्या प्राइसिंग मेथड्स खोजेंगे कि प्राइसिंग मेथड कौन कौन से हैं, और लास्ट में प्राइस डिसीजन लेंगे कि कौन सा डिसीजन ले। तो ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्राइसिंग मेथड, प्राइसिंग डिसीजंस, ओके। नेक्स्ट है एक कमोडिटी इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पज देन द डिमांड फॉर इट नोन एज। अगर मल्टीपल पर्पज के लिए हो रहा है तो क्या होगा, कंपोजिट डिमांड, ओके, कंपोजिट डिमांड। एक होता है डिराइव्ड डिमांड, ओके, डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड में क्या होता है, जैसे मोबाइल है और मोबाइल का कवर है, जानते हैं दोनों अलग अलग कंपनी बना रही होंगी, मोबाइल कोई और बना रहा होगा, कवर कोई और बना रहा होगा। तो मोबाइल के बिकने से इसके बिक्री पर प्रभाव पड़ेगा या इसके बिक्री उसी से है। तो इसका मतलब क्या है कि कवर क्या है, डिराइव डिमांड है मोबाइल पे, व्युत्पन्न डिमांड, क्योंकि मोबाइल जितना बिकेगा कवर भी उतना बिकेगा, ऐसा है कि नहीं। चाहे उसका टेम्पर्ड ग्लास है या कवर है, वो किसके बेस पर है, मोबाइल के बेस पर है। मोबाइल अगर आज ही बेचना बंद हो जाए तो कवर की जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाएंगी। इसको डिराइव डिमांड कहता है। कंपोजिट डिमांड में दोनों एक साथ चलता है, ओके। तो इसको ध्यान रख रहिए चीज़ों को जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट मैचिंग कराना है क्वेश्चन को। देखिए एडमिनिस्ट्रेट प्राइसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग प्राइसिंग में गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है, ओके। कौन होगा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट हो जाएगा, ओके। पैरिटी प्राइसिंग लैंडेड ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्ट आती है, ओके। कॉम्पिटिटिव कॉस्टिंग क्या है, लिबरलाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटिंग पब्लिक इंटरप्राइज, जो डिस्क्रिमिनेटिंग करते हैं पब्लिक इंटरप्राइज करते हैं। जैसे बिजली का बिल है, तो बिजली का बिल देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली का बिल होता है वो देखिए इंडस्ट्री के लिए अलग रेट है, शहर के लिए अलग रेट है, देहात के लिए अलग रेट है। अगर वही प्राइवेट हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, वो यूनिट आप चार्ज करिए, चाहे आप कहीं भी चार्ज कर रहे हैं, कहीं पे एक्सपेंड कर रहे हैं, वो एक यूनिट हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जो होती है पब्लिक इंटरप्राइज, वो डिस्क्रिमिनेशन, रेलवे है तो डिफरेंट टाइप्स की 60 साल के वेपर जो है तो हाफ लेना है, लेकिन अब तो नहीं चल रहा है, लेकिन पहले चलता था क्योंकि वाला डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ओके। तो आप मैच करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है सैंपल डिजाइन इन्वॉल्व द फॉलोइंग, मीन्स सैंपल डिजाइन करना है आपको। सैंपल डिजाइनिंग क्यों किया जाता है, डाटा कलेक्शन के लिए। डाटा कलेक्शन के लिए आप सैंपल लेते हैं और सैंपल को डिजाइन करते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, इसी को यहाँ पर देखा जा रहा है। तो नेक्स्ट फर्स्ट में क्या देखना है, आप देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिवर्स, कि हमारे पास यूनिवर्स कितना है, ओके। यूनिवर्स देखने के बाद आप देखेंगे सैम्पलिंग यूनिट क्या है,
ओके, सैम्पलिंग यूनिट देख लेंगे सेकंड पे, सैंपल जब यूनिट देख लेंगे, आफ्टर दैट देखेंगे सोर्स लिस्ट, राइट, आफ्टर दैट साइज ऑफ सैंपल और लास्ट में सैम्पलिंग प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है, सैम्पलिंग प्रोसीजर लास्ट में है ना, थर्ड, इसको ले लीजिए फर्स्ट, टाइप्स ऑफ यूनिवर्स को, आफ्टर दैट सैम्पलिंग 2, 3, 4, 5, ओके, तो ये मान लीजिए सी, ओके, ये इसमें सी हो जाएगा, राइट, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, 5, हाँ सही है, ओके, जो बताया उसी को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सन इस समता का अभाव, लैक ऑफ नॉर्मलाइजेशन या लैक ऑफ इनइक्वलिटी को उसको कहता है डिस्पर्सन, समता का अभाव विषमता है, ओके। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन डिस्पर्सन का माप नहीं है, क्वार्टाइल, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो होगा ही, जानते हैं डेविएशन, रेंज और इसमें कंफ्यूजन है, ओके। तो यहाँ सिंपल समझिए कि रेंज होता है, क्वार्टाइल के अगर डेविएशन लिख दिया जाता है, ओके, तो ये हो जाता है, क्योंकि क्वार्टाइल अलग चीज़ है, क्वार्टाइल डेविएशन उससे आगे की बात है, ओके। तो इसी पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि केवल क्वार्टाइल होता है लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन होता है, ओके। तो इस ट्रिक को, क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि इसी क्वेश्चन ट्रिकी बनाया गया है कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा उस स्तर पर समझिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट है बी एक्स वाई, इफ बी एक्स वाई 0.25, बी वाई एक्स 0.64, कोरिलेशन कोफिशिएंट। देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला क्या है, अंडर एक्स बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाई बी एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करिए, रन निकालेंगे 40 आएगा, राइट, आंसर जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टर्ज रूल इज यूज फाइंड आउट डायरेक्टली, क्या करने के लिए होता है, नंबर ऑफ क्लास इन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किस लिए होता है, नंबर ऑफ क्लास इज नॉट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ क्लास को डिसाइड करने के लिए, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हैज एप्लीकेशन इन द बोथ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल, ये सब होता है, ओके। जब स्टैटिस्टिकल, जब रिसर्च आप करेंगे तो जो भी आपका इसका टेस्ट है, जे टेस्ट है, या क्वेश्चन की रिलेबिलिटी टेस्ट लगानी है, या कोई आपको पी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये सब चीज़ें यूज जाती हैं, एक बार डाटा फीड कर देंगे सब कुछ कैलकुलेट करता रहेगा, ओके। कोई भी आप पैराग्राफ बनाना हो, कोई भी डायग्राम बनाना हो, ये सब बनाते रहते हैं, तो इसलिए इस पैकेज फॉर सोशल साइंस, ओके, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ओके, उस सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, किसका है, पीटर बेडेकर का, फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट ओलिवर शिल्डन का, जो पहला पेपर देखे होंगे तो ये दोनों आया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट एडवर्ड टेलर, जनरल एंड इंडस्ट्रियल इनोवेशन हेनरी फुल, द रिपीट क्वेश्चन है, ओके, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल डिसीजंस हैड टेकन थ्रू मेंटल प्रोसेस ऑफ रेशनल, ओके, सभी डिसीजंस जो लिए जाते हैं रेशनल डिसीजन ले जाते हैं, सही बात है। नेक्स्ट क्या, डिसीजन मेकिंग इज ए मेंटल प्रोसेस, और डिसीजन मेकिंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, ओके, मानसिक, ये भी सत्य है, दोनों सही हैं, ओके, बोथ ए आर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड बाय द टेक्निक इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो पहले क्लास से देख रहे होंगे बताया था, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किसके द्वारा दिया गया है, A.W. टेलर, ओके, और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दिया गया है पीटर एफ ड्रकर, राइट, 1954 में। व्हिच एमंग द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, पार्ट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ड्यूटीज परफॉर्म ये भी है, जॉब समरी ये भी है, जॉब इंटरप्रिटेशन, सुपरविजन गिवन, ये डेलीगेशन अथॉरिटी ये नहीं है, ये किसका है, बिजनेस मैनेजमेंट का है, ओके, ये बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक है, राइट, जॉब डिस्क्रिप्शन का नहीं, और उसमें भी अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का है, राइट। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द पार्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज द पार्ट ऑफ किसका है वो,
ये पार्ट ऑफ सेबी का है। ओके, ये सेबी के लोग कराते हैं, ध्यान रख रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है मार्केटिंग है क्वेश्चन। मार्केटिंग देखते हैं। आप लोग पसंद आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं सकता, तो इसलिए जो चीज़ें बस मैं आप लोग से एक ही बात कहूँगा, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या तो आप कमेंट करिए, या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें कमेंट करिए हमको, तो मैं कोई भी आप भेज दूंगा, उसके संबंध में कोई कंटेंट होगा तो, या कोई भी डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, अगला जब पेपर पढ़ाऊंगा तो उसको बता दूंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए उसको टॉपिक भेज दिया करिए, तो मैं उस टॉपिक को 2 मिनट 1 मिनट बता दूंगा। नेक्स्ट, a method of achieving maximum market response from the limited market resources by recognize difference in the response characteristics in various parts of the market known as market segmentation। market segmentation क्या होता है कि कैरेक्टर के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर, जेंडर के आधार पर, कल्चर के आधार पर, एज के आधार पर डिवाइड करने को मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट है who play their significant role in the distribution of goods when they do not sell ultimate user of consumer। जो ultimate consumer को सेल नहीं करता है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल नहीं करता है कौन है? होलसेलर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन कंज्यूमर को सेल नहीं करता है। राइट, इन मार्केटिंग मिक्स व्हिच ऑफ द 4 P's कवर्ड। 4 P's कौन है? प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये तो आप जानते ही होंगे। ये किसके द्वारा दिया गया है? मैककार्थी के द्वारा। ओके, ये कॉन्सेप्ट को डिराइव किया गया है, इस बात को ध्यान रख रहिएगा। नेक्स्ट, व्हिच रिसर्च इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च इंक्लूड motives when it refers to qualitative research designed to uncover the consumer subconscious or hidden motivation। तो ये हो जाएगा मोटिवेशन रिसर्च, मोटिवेशनल रिसर्च। ओके, जैसे मोटिवेशन से नाम पता चला तो मोटिवेशनल रिसर्च हो जाएगा। ओके, तो वो सब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम्स एंड वल्गैरिटी इन एडवर्टाइजमेंट डू नॉट मैच। किससे है? इथिक एंड एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग इथिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ गलत बोल रहे हैं जो समाज के लिए हार्मफुल है उसको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपिटल बजट इन ऑर्डर अश्योरेंस। तो यहाँ पर ऑर्डर के द्वारा करना है कि किस प्रकार से आप इसको करते हैं। राइट, यहाँ पर प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, प्रोजेक्ट अप्रेजल है, प्रोजेक्ट जनरेशन है, फॉलोअप है, प्रोजेक्ट देखिए फॉलोअप तो लास्ट में होगा, ये क्लियर है, ये 5वां स्थान पर होगा। राइट, तो जो 5वां स्थान पर जो चौथा है, तो अब देखिए चौथा इसे देखिए दीजिए ना सब, 5वां पर देखिए ये क्या है, ये भी लास्ट में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये चौथे स्थान पर होगा, तो यहाँ पर तो क्लियर है। ओके, कि इसको अब ध्यान नहीं रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है? केवल आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट जनरेशन पहले करते हैं। राइट, फर्स्ट पे। सेकंड पे क्या करते हैं? प्रोजेक्ट का अप्रेजल करेंगे। थर्ड पे प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, और उसके बाद ये तो हो ही जाएगा। ओके, तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे पहला पे ये, दूसरा पे ये, तीसरा पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है विच मेथड डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स क्या होता है कि आज की 1 रुपीज़ की कीमत, 1 रुपये की प्राइस भविष्य में कितना होगा, फ्यूचर में, इसी को कहा जाता है। जैसे आपको मैं बोलूँ कि 100 रुपये आज मुझे दे दीजिए और अगले साल 100 रुपये हमसे ले लीजिएगा, तो आप क्या सोचेंगे कि अरे नहीं ये तो महंगा हो जाएगा, कुछ मिलेगा भी नहीं, और हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब क्या है? जो भविष्य में चीज़ें मिलने वाली हैं उसके टाइम का वैल्यू है, उसका महत्व है, समय का महत्व है। इससे आपसे मैं बोल दूँ कि भविष्य में इतना रुपये दूंगा, तो आप सोचेंगे ना कि आज हमको बोल रहे थे, उस दिन बाद पता नहीं क्या स्थिति होगी। इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भविष्य में जो 1 रुपये मिलने वाला है उसकी आज की कीमत क्या है, वह टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। राइट, तो यहाँ पर कौन नहीं देखता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू भी देखता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ये नहीं देखता है, प्रॉफिट इंडेक्स ये देखता है। ओके, तो
ये चीज़ें जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बजट प्लानिंग में तो हम लोग देखेंगे। ओके, जो ये पहला क्वेश्चन था ना, इसी का है ये क्वेश्चन, तो परेशान नहीं होना है, हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लें ताकि जब हम लोग बुक्स पढ़ें, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ें तो पता रहे। जैसे ये भी क्वेश्चन देखिए उसी का है, विच फॉर्मल इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। देखिए जो लास्ट पेपर देखा होगा हमारा, उसमें बताया गया था। ये हो जाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज। आपसे पूछा जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज क्या है। ओके, फाइनेंशियल लिवरेज क्या हो जाएगा, इसको ऐसे समझिए, इसको फाइनेंशियल लिवरेज का सूत्र है ये। ओके, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन बटा में ईबीटी हो जाएगा ना। ये किसका हो जाएगा, कंबाइंड लिवरेज का सूत्र, कंबाइंड लिवरेज का सूत्र हो जाएगा। ओके, तो जानते रहिए चीज़ों को धीरे धीरे, उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। राइट, नेक्स्ट है, विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट ऑफ द कॉस्ट रिटेन्ड अर्निंग, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर, नॉन ऑफ द। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। औसत लागत देखते हैं बेसिकली, जिससे देखिए रिटेन्ड अर्निंग इसे समझिए कि आपके पास 10 लाख रुपए अर्निंग हुई, कंपनी है, आपको शेयर होल्डर को डिवाइड करना है। तो आप सोच रहे हैं कि शेयर होल्डर को डिवाइड करेंगे, किसी को 100 मिलेगा, किसी को 50 मिलेगा, कोई को 1000 रुपये मिलेगा। वो क्या करेगा बेचारा, कुछ नहीं करेगा। 500 रुपये किसी को अगर मिल ही जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कंपनी के पास 10 लाख है, 10 करोड़ रुपये है, तो वो एक अलग वेल्थ क्रिएट कर सकती है, अलग कंपनी खोल सकती है, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, अलग से मशीन ला सकती है, अलग से प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, रॉ मटेरियल को ला कर और ह्यूज प्रोडक्शन कर सकती है। इसलिए रिटेन्ड अर्निंग की जाती है। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिख रहा है वो, कि हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और जाकर लोन लें और उससे मशीन चलाएं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करें और जो हमारे पास पैसा है उसी को इन्वेस्ट कर दें। इसी को डिसीजन लेता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। देखिए मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच जानते हैं कि हर क्वेश्चन में लगभग मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच आ रहे हैं, और जानते हैं कि दोनों चीज़ों में है, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी है, ओके, और डिविडेंड डिसीजन में भी है। मीन्स लाभांश दिया जाए कि न दिया जाए, इसको भी बताया है। कैपिटल स्ट्रक्चर प्रभावित होता है कि नहीं होता है डिविडेंड से या डेप्ट से या इक्विटी शेयर से, ये भी बताया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मोदिग्लानी मिलर, तब देखिए दो ही में सही हो गया था, डिविडेंड डिसीजन होगा नहीं तो कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर क्या है, डिविडेंड नहीं है तो कैपिटल स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। राइट, नेट ऑपरेटिंग अप्रोच एक ही है, कैपिटल स्ट्रक्चर का है, सॉरी ये नेट ऑपरेटिंग है, और ये बताया तो ये है, लेकिन इनका एक कॉन्सेप्ट आर्बिट्रेज। ओके, ये हो जाएगा आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज इन्होंने मोदिग्लानी मिलर अप्रोच का है। देखिए कैपिटल, अब देखिए अगर कोई कहे अगर ये ना होता है तो ये भी इनका सही है। ओके, ये बात समझिए, ये सही किस लिए हो रहा है, क्योंकि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ही तो कैपिटल स्ट्रक्चर का है। एनवाई अप्रोच, एनआई अप्रोच, नेशनल इनकम अप्रोच, नेशनल ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर का है। मोदिग्लानी मिलर अप्रोच का भी कैपिटल स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसलिए, लेकिन इनका एक ये है, इसीलिए इसको सही किया जा रहा है। राइट, नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, ये हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, फैक्टरी होगा जी कमर्शियल पेपर। ओके, सॉरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, कमर्शियल पेपर, फैक्टरिंग हो जाएगी वर्किंग कैपिटल। फैक्टरिंग में बताया था, फैक्टरिंग क्या है कि आपके कोई उधार है उसको वसूलने के लिए आप दे दिए हैं किसी को, संस्था को, कि आप उनका पैसा ले आइए, इतना % मैं आपको दे दूंगा, उसी को फैक्टरिंग कहा जाता है। राइट, तो फिर से समझ लीजिए, मोदिग्लानी आर्बिट्रेज, नेट ऑपरेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल पेपर सीपी है, और फैक्टरिंग वर्किंग कैपिटल है। राइट, कंट्रोल करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो आना नहीं है लेकिन फिर भी आप जानते रहिए, ड्यूरिंग विच प्लान वाज नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द सेकेंड ईयर प्लान। ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था उसमें यूज किया गया था। एन ऑर्डिनरी पर्सन डज नॉट वांट टू वर्क ऑन हिज ओन। ओके, मीन्स देखिए जो थ्योरी है, थ्योरी में जानते हैं कि यहाँ पूछा रहा है कि अनऑर्डिनरी पर्सन, एक सामान्य पर्सन जो अपना कार्य नहीं करना चाहता है, वो कौन सा है, एक्स थ्योरी। ओके, जो काम करना चाहता है वही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सिंपल सी बात क्या समझना है, जितने निगेटिव चीज हो, निगेटिव, ओके, वो सब क्या है, एक्स थ्योरी है। और एक्स जानते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड हो, एक्स गर्लफ्रेंड हो,
कुछ भी 100, ओके, वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है। इसलिए खतरनाक चीज़ इसमें लिखना है, अच्छी अच्छी बात यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर क्या सोचना है, पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव, पॉजिटिव इससे सोचना है वाई थ्योरी में। नेक्स्ट मोटिवेशनल फैक्टर, हाइजीन फैक्टर है, एंड स्टीम नीड्स, हायरार्की नीड्स। स्टीम नीड्स जानते हैं, जो फोर्थ नीड है मैस्लो की, वो स्टीम नीड्स है। तो ओके, ये इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टाफिंग प्रोसीजर इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब स्टाफिंग किस प्रकार से की जाती है इसको ध्यान रखना है, ओके। एक स्टाफिंग प्रोसेस, जैसे मान लीजिए किसी की नियुक्ति करना हो कंपनी में, तो हम कौन कौन से चीज़ों को फॉलो करेंगे उसी पर यहाँ पर बताया जा रहा है, राइट। यहाँ पर क्या, डिटरमाइनिंग सोर्स ऑफ पर्सनल सप्लाई, प्रिपेयरिंग पर्सनल स्पेसिफिकेशन, सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, डिटरमाइनिंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पर प्रिपेयरिंग पर्सनल स्पेसिफिकेशन देखेंगे, सेकेंड हो जाएगा ये डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ पर्सनल स्टडी, थर्ड पर हो जाएगा, थर्ड पर डिटरमाइनिंग, और लास्ट में सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, तो लास्ट में ये हो जाएगा फोर्थ पे। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, which among the following is not a voluntary method prevention the settlement of disputes। ये वर्क कमेटी बैठती है, तो प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट के लिए, डिस्प्यूट के लिए नहीं है, ओके। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, it is no better to pay employees for the little than the pay too much। Next, competent employees will remain competent forever, right। competent employees will remain competent forever मीन्स हमेशा competent होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ का it is no better to pay the employees for little than to pay too much, ओके, तो ये too much वाला सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल। अब जानते हैं ये भी क्वेश्चन है जी, क्रेडिट कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। कारपोरेट कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा, एमसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। आईपीओ, सेबी और यूलिप किसके द्वारा किया जाए, सॉरी यूलिप इसके द्वारा, यूलिप नेडा के द्वारा, और कॉर्पोरेट, ऐसे समझ लीजिए, क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई, कॉर्पोरेट कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आईपीओ, सेबी, यूलिप कंट्रोल इरेडा के द्वारा। यूलिप एक योजना है म्यूचुअल फंड्स की, उस इरेडा द्वारा किया जाता है, ओके। इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके, भारतीय नियामक परिषद के द्वारा। तो जो भी सही होगा आप उसको सही कर सकते हैं। Which of the among the following has no started commercial बैंक। तो यहाँ पर क्या है, सिडबी के द्वारा अभी तक काम नहीं किया गया है, राइट। सिडबी के द्वारा अभी तक कमर्शियल बैंक का काम प्रारंभ नहीं किया गया है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। अब जानते हैं वन टाइम पासवर्ड है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपका सी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, द पावर ऑफ कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू इन इंडियन इज नाउ शिफ्टेड। किसके पास हो गया है, ये हो गया है सेबी के पास, राइट, सेबी के पास चला गया है। कितना इशू होगा शेयर, ये सब देखना है। द सक्सेस ऑफ ई बैंकिंग डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड है, मल्टीपल सिक्योरिटी सिस्टम, रिस्क एंड सर्विलांस मैनेजमेंट, अपडेटेड फ्लो सॉफ्टवेयर, ओके, स्ट्रेंथेंड लीगल फ्रेमवर्क, स्ट्रिंजेंट लीगल फ्रेमवर्क। तो ये एक नहीं होगा, ओके, लीगल फ्रेमवर्क से कोई मतलब नहीं है। तो फोर्थ और ये तीनों सही हैं, राइट। 1 2 3 आपका बी ऑप्शन करेक्ट, राइट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लिक्विडिटी कंपेरिजन। यहाँ पर क्या है कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी, जबकि इंटरनेशनल लिक्विडिटी का काम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई फॉरेन कंट्री से कोई वस्तु मंगाए हैं, तो उसके लिए पेमेंट की कौन सी चीज़ें यूज होंगी उसके साथ में बताया जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर जैसे है गोल्ड हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक्स, गोल्ड हेल्ड बाय फैमिलीज, फॉरेस्ट रिजर्व हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, मिनरल वेल्थ, एसडीआर, बोरोइंग फैसिलिटीज, एनआरआई फर्टराई, क्रेडिट फैसिलिटी अब अवेलेबल अंडर देते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा गोल्ड, ओके, फैमिली से मतलब नहीं है, फॉरेक्स, एसडीआर और क्रेडिट फैसिलिटी, ये 4 चीज़ें सही हो जाएंगी, राइट। तो जैसे गोल्ड है फर्स्ट, थर्ड,
फर्स्ट थर्ड हो जाएगा, सी है ना, सी ऑप्शन, पी और 8। नेक्स्ट है व्हिच एमंग द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट बॉडीज ऑफ WTO। WTO की कौन कौन सी है जानते हैं। WTO में सेटलमेंट भी चलता है, ये तो अलग से संस्था ही है, तो ये नहीं हो सकता। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी सही है, एशियन अलग संस्था है। काउंसिल ऑफ ट्रेड गुड्स सही है, IBRD नहीं है, IMF का है। काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये भी है। गेट नहीं है क्योंकि गेट बना करके ही ये बनाया गया है। ओके, तो कौन कौन से, इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, राइट। और जो चीज़ें बचेंगी उसको सही मार लेना है, 7। ओके, तो ये सही हो जाएंगे, 1 3 5 और 7 ये ऑप्शन, राइट। Which one is not the source of external finance। एक्सटर्नल फाइनेंस से कौन सा सोर्स नहीं है, राइट। तो WTO फंड, क्योंकि WTO के पास कोई फंड नहीं होता है, WTO फंड के लिए नहीं है, ये मार्केट को या ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए है, किस प्रकार से कोई बैरियर ना हो, सब लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकें, इसके लिए है। ओके, नेक्स्ट है व्हिच वाज इन द ब्रेटन वुड्स ट्विंस। मतलब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में क्या क्या बना था, तो IMF और IBRD। ओके, तो ये दोनों कब बने थे, ब्रेटन वुड्स कॉल्ड में 1944 में। ओके, नेक्स्ट है अंकटाड स्टैंड। अंकटाड पूछा जा रहा है कि अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे समझिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो कहाँ पे है, यूनाइटेड नेशन कमेटी हो गया गलत, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डिप्सिट गलत, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये सही हो जाएगा। ओके, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये कब हुआ है, 1964 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो ये था क्वेश्चन दिसंबर 2012 का, जो कि हम लोगों ने सेकेंड पेपर पढ़ा। जो भी इसमें कोई त्रुटि हो, कोई इसमें चेंज करने की संभावना दिख रही हो, कोई भी आप सुझाव देना चाहते हो, आप स्वतंत्र होकर दे सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जब पेपर सॉल्व करा जाए तो आप इजीली तरीके से उसको सॉल्व कर पाए। ओके, तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास में बने रहिए, बहुत सी ज्ञान की चीज़ें मिलेंगी, आप उसको देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।